बड़ी खबर मिल रही है। नोएडा से 5 मंजिला इमारत में आग लग गई है। चौथे फ्लोर पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद मौके पर फायर विभाग की टीम पहुंची है। सिलेंडर ब्लास्ट की खबर है। फायर विभाग आग बुझाने में जुटा है। थाना सेक्टर 113 इलाके से सराफाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग काफी बढ़ गई थी क्योंकि फ्लैट था। कहीं ना कहीं सूचना में विलंब से मिली थी। हमने 4 गाड़ियां यहाँ भेजी हैं। यहाँ आके हमने आग को पूर्णतः बुझा दिया। इसमें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं। नहीं, देखिए कोई भी फंसा हुआ नहीं था। जैसे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हमें जो सूचना मिली थी इन्होंने दी थी कि उस समय फ्लैट बंद था, इसलिए कोई सूचना जो है कोई फंसा हुआ नहीं है, कोई भी इंजरी नहीं। पर जुड़ गया मानसू, क्या अपडेट आगजनी को लेकर के आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें सरफाबाद में आग लगी थी और ये 5 मंजिला इमारत है। इसके 4वें फ्लोर पर लगी थी आग और आग पूरी तरीके से बुझा लिया गया है। जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त घर पे कोई मौजूद नहीं था। यहाँ पे बच्चे पढ़ने के उद्देश्य से रेंट पे लेकर रह रहे थे और फिलहाल शुरुआती जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि बैटरी, इन्वर्टर बैटरी में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद सिलेंडर में, जो घर में रखा सिलेंडर, उसमें भी ब्लास्ट हुआ था, जिससे आग ने विकराल रूप लिया था। गनीमत ये रही कि मौके पर जो फायर विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंच गई और आग को पूर्णतः काबू कर लिया गया है, आग को बुझा लिया गया है और जो तमाम रेजिडेंट्स थे उस बिल्डिंग में वो सभी सेफली इवैक्यूएट कर गए थे। जी ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और खबर रुद्रप्रयाग से। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच विवाद हो गया। लगातार बारिश के अलर्ट को देखते हुए बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में ही रोका जा रहा है। इसको लेकर श्रद्धालुओं ने पुलिस के साथ बहस की और इसके बाद बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। काफी देर तक पुलिस ने समझाया भी, लेकिन जब मामला हद से बाहर हो गया तो लाठीचार्ज करनी पड़ी। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कुछ श्रद्धालुओं पर हल्की चोटें भी आई हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है, पुलिस और यात्रियों के बीच विवाद हो गया है। लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को। केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है, जिसके बाद बारिश के चलते यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया और जो यात्री हैं काफ़ी परेशान हो गए, उग्र हो गए और पुलिस से उनकी झड़प हो गई। श्रद्धालुओं और पुलिस के बीच नोकझोंक की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। पुलिस को इन पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। पीलीभीत में लड़की की गुमशुदगी के मामले में आरोपी सोहेल ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। आरोपी के भागने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी युवक को कुछ ही घंटे के अंदर पकड़ लिया। दरअसल एक लड़की के लापता होने के मामले में युवक सोहेल को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। थाना बरखेड़ा पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 2028/25 के नामित अभियुक्त सोहेल को पुलिस कस्टडी में थाने पर पूछताछ की जा रही थी, जिसके दौरान उसने भागने का प्रयास किया, परंतु तुरंत ही उसको पकड़ लिया गया। इस मुकदमे में आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकरण में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी एक जांच बिठाई गई है, जिसमें दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझा फिर जान का दुश्मन बन गया है। गाजियाबाद से एक शख्स बाइक में सवार होकर मेरठ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया, जिससे वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। देखिए। चाइनीज मांझे की बिक्री पर बैन लगा हुआ है, जिसे बेचना गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ दुकानदार चोरी छिपे चाइनीज मांझे की बिक्री करते हैं। मकर संक्रांति और 15 अगस्त से पहले इसकी डिमांड काफी बढ़ जाती है, लेकिन चाइनीज मांझा लोगों की जान पर खतरा बनता जा रहा है। ताजा मामला गाजियाबाद से आया है, जहां निवाड़ी थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे में एक 25 साल के शख्स की गर्दन उलझ गई। गर्दन कटने से उसकी हालत गंभीर हो गई। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
25 साल का अंकुर 6 दिन पहले ही पिता बना था। वो बेटे को देखने के लिए गाजियाबाद से मेरठ जा रहा था। वो बाइक चलाकर जा रहा था, लेकिन हनुमान मंदिर के पास उसकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया। बाद में उसे मोदी नगर के अस्पताल में रेफर किया गया। 15 अगस्त पर जहां देश अपनी आजादी का जश्न मनाता है, तो वहीं आसमान में रंग बिरंगी पतंगे लहराती हैं। पतंग की डोर पहले सूती धागे की होती थी, लेकिन अब चाइनीज मांझे का चोरी छिपा इस्तेमाल किया जाता है। आए दिन कई हादसे देखे गए हैं, जिनमें लोगों की जान तक जा चुकी है। 8 अगस्त गोरखपुर में चाइनीज मांझे में युवक की गर्दन फंसी, बुरी तरह घायल हो गया। 27 जुलाई हरियाणा के रेवाड़ी में अपने ताऊ के साथ बाइक पर जा रही 10 साल की बच्ची की गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया था। बाद में उसकी मौत हो गई। 16 जुलाई अमरोहा में चाइनीज मांझे से बच्ची की गर्दन कट गई। बाद में उसे दिल्ली रेफर करना पड़ा। 27 जून उत्तरी दिल्ली के रानी झांसी फ्लाईओवर के ऊपर स्कूटी सवार शख्स की गर्दन में मांझा फंसा, गला कटने से उसकी जान चली गई। फरवरी 2025 मेरठ में बाइक सवार युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया था। चाइनीज मांझा प्लास्टिक के धागे जैसा होता है। इसे नायलॉन और मेटेलिक पाउडर से तैयार किया जाता है। मांझे पर कांच या लोहे के चूरे से धार भी लगाई जाती है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद बाजार में चाइनीज मांझा बिक रहा है, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। राजस्थान के दौसा में नेशनल हाईवे पर भयंकर हादसा हो गया। इस हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी लोग एटा के रहने वाले हैं। सभी खाटू श्याम से दर्शन कर लौट रहे थे। हादसे पर राष्ट्रपति और सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। सवेरे 4 बजे ये हादसा हुआ था। 6 बच्चे ऑन स्पॉट खत्म हो गए और 3 ले ली। हाँ, सफाई कर रहे थे, हमें नहीं पता कैसे था। पता ही नहीं चला क्या हुआ। दौसा में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा। पिकअप सवार 11 लोगों की मौत। खाटू श्याम से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद ये लोग कितने खुश थे। किसी को क्या पता था कि बुधवार सुबह जिस पिकअप में सवार होकर ये लोग वापस यूपी के एटा लौट रहे होंगे, वो इनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। दौसा के बापी इलाके में पिकअप और कंटेनर में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल थी। दौसा में दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में अपडेट ये है कि 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 4 महिलाएं हैं, 7 बच्चे हैं और बच्चों में भी 6 बालिकाएं हैं। इस भीषण सड़क हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हुई है। जो घायल हैं और जो मृतक हैं, ये सभी लोग एक पिकअप में सवार थे और खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद एटा यूपी जा रहे थे। इसी दौरान यह दौसा में बापी गाँव के समीप यह हादसा हुआ है और जो ये पिकअप थी एक तरीके से लोडिंग वाहन है, लेकिन यात्री वाहन के रूप में उपयोग लिया जा रहा था। पिकअप की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। 11 लोग जहां मौत की नींद सो गए, वहीं 12 लोग घायल हैं, जिनमें से 8 को जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा दौसा के जिला अस्पताल और जयपुर के एसएमएस अस्पताल भी पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। ड्राइवर से तो देखो, ड्राइविंग में भी गड़बड़ होती है। आप ड्राइवरों को नींद आई है या किसी से साइड लेने के चक्कर में उस वाहन में घुसे हैं। वाहन बिल्कुल साइड पे सड़क पे पटरी पर खड़ा हुआ था। वो वाहन ने दी हो टक्कर, ऐसा नहीं है, ये उसमें घुसे हैं जैसा मेरे को पता लगा। तो जांच का विषय, पुलिस जांच करेगी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त दुखद घटना है। सड़क हादसे में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, उस पूरे मामले के अंदर अगर देखा जाए तो तमाम लोगों को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को
तमाम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद में उन्हें जो ज़रूरत है आगे के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने पूरे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिए हैं करीब। बाकी लोगों को जो है आईसीयू शिफ्ट किया जा रहा है। एक मृत्यु यहाँ पर हुई है जो कि सीमा नाम बताया जा रहा है। बाकी जो लोग हैं यहाँ पहुँचाए गए हैं, 8 लोग यहाँ आए थे, उन सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से अपने अपने वार्ड में भेजने की तैयारी कर ली गई। दौसा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रदेश के सीएम भजनलाल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि राजस्थान के दौसा में हुई सड़क दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों समेत अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सीएम भजनलाल ने भी पोस्ट करते हुए हादसे में जनहानि को दुखद करार दिया। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी दौसा में हुए दर्दनाक हादसे पर दुख जताया और शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मृतक और घायल सभी उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले थे। हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर लोडिंग पिकअप में 33 लोगों को सफर करने क्यों दिया गया? कई चौराहों, टोल प्लाजा और पुलिस नाकों से गुजरते वक्त इस वाहन पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? दौसा मनोहरपुर हाईवे पर पेट्रोलिंग टीम हादसे से पहले कहां थी? हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा की पोल खोल दी है। बेगुनाहों की जान चली गई, मासूम बच्चों की हंसी खामोश हो गई। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी या ये दर्द भी कुछ दिन में भुला दिया जाएगा? इस पूरे हादसे को लेकर दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा है कि इस जो हाईवे है दौसा मनोहरपुर हाईवे, इस पर काफी सड़क हादसे हो रहे हैं। तो ऐसे में इस हाईवे को 4 लेन हाईवे बनाया जाए ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी है। फंसे लोगों को धराली से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं धराली त्रासदी के बीच संभल का रहने वाला एक लड़का अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके कई साथी घटना वाले दिन से ही लापता हैं। देखिए। 5 अगस्त को उत्तरकाशी में जल विस्फोट हुआ, जिसके बाद धराली पर ऐसी विपत्ति आई जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। धराली में इस वक्त जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान युद्ध स्तर पर लापता जिंदगी की तलाश में जमीन आसमान एक कर रहे हैं। 50 से भी ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी अभी तक कोई खोज खबर नहीं मिली है, जिनके बचने की उम्मीद भी वक्त बीतने के साथ कम होती जा रही है। लेकिन कुछ चंद लोग किस्मत वाले भी थे जिन्होंने इस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा था और वो जिंदा बच भी गए। संभल में एक लड़का मौत को मात देकर अपने घर सकुशल पहुंच गया। संभल के रुकनुद्दीन सराय में रहने वाले 3 लोग धराली में मकान बनाने का काम करते थे। तीनों ठेकेदार के अधीन वेल्डिंग का काम करते थे। 5 अगस्त को धराली में बादल फटने की घटना हुई। संभल का रहने वाला अदनान घटना वाले दिन काम वाली जगह से थोड़ी दूर अपने कमरे पर था, लेकिन उसके 2 दोस्त साइट पर काम करने गए थे। जिस वक्त धराली में सैलाब बहकर आया, उसके दोनों दोस्त उसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। 5 तारीख को 1 बजे से दोपहर तक मेरे साथ थे, मतलब सुबह से 1 बजे तक मेरे साथ थे। आप धराली में क्या काम कर रहे थे? हम बिल्डिंग कॉटेज में। कुछ और बच्चे भी थे यहाँ के? हाँ, काफ़ी लोग थे जो हमारे नीचे मतलब चुनाई बुनाई का काम करते हैं। 15 लोग तो वो और हमारे 3 आदमी हुक्म से 4 लोग थे आप? ये 3 लड़के गए थे यहाँ से संभल से, तो जिसमें एक लड़का तो मिल गया है और जिसमें 2 लड़के अभी गायब हैं। एक हमारा लड़का है, एक हमारे बराबर का ही है। जो लड़का आया है उनका क्या नाम है? और जो नाम है, एक का सलमान नाम है हमारे लड़के का और एक का फुरकान नाम है। सलमान और फुरकान अभी गायब है? गायब है, ये 2 लड़के गायब हैं। अदनान आ गया है? अदनान घर पे आ गया है, उनका पता नहीं चला अभी। सलमान का, अदनान का, उसका क्या नाम है, फुरकान का। आपके यहाँ से कुछ लोग देखने भी गए हुए हैं? हाँ, 4-5 लोग गए हुए हैं देखने। वो भी वहाँ बहुत परेशान है, वहाँ बाढ़ आ रही है, बार बार रुकने में भी वहाँ दिक्कत पड़ रही है बहुत।
अदनान का कहना है कि वो अपने दोस्तों की खोज खबर करने गया, लेकिन वो मलबे में फंस गया, जिससे उसको काफी चोटें भी आईं। स्थानीय लोगों ने उसे मलबे से निकाला, बाद में हेलीकॉप्टर उसे लेकर उत्तरकाशी कैंप लेकर गया। मीडिया भी और बाकी पुलिस प्रशासन भी अच्छा काम कर रही है। वहाँ पे देखा वाली अच्छी है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर वो सही सलामत होंगे तो उनको खुद यहाँ पहुँचा कर देंगे। पहाड़ी के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। वहाँ की सरकार है वो भी बहुत अच्छी है, जितनी देखभाली कर रही है, नहीं तो कोई नहीं कर पाता। सिर्फ अदनान मिला तो हमको ये भी क्या नाम है उत्तरकाशी में मिला हमको। उत्तरकाशी में? हाँ उत्तरकाशी में, ये उत्तरकाशी में हमको मिला। वहाँ पर ही महफूज जगह था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब कैसी तबीयत है इनकी? अब ठीक है। चोट बता रहे हैं, चोट है इनको? अरे बस इतना थोड़ा बहुत हल्का चोट है तो सही हो जाए। अदनान घटना से अब भी सदमे में है, उसकी आंखों में सूजन है, वह अभी भी बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। वहीं उसके लापता दोनों दोस्तों के परिजन उत्तरकाशी गए हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो लौट आए। संभल से सुनील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। 15 अगस्त को पूरा देश जहां पर 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, वहीं पर हमारे हेमवीर भी विषम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा कर रखे हैं। इन जांबाज जवानों की कड़ी ट्रेनिंग और तैनाती के बारे में एक खास रिपोर्ट देखिए। देश की आन बान और शान, सरहद के शूरवीरों को सलाम, जिन्हें कहा जाता है भारत के हिमवीर। पूरा देश अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। हम खुली हवा में सांस लेते हैं, चैन से अपने घरों में रहते हैं, क्योंकि हमारे पीछे खड़े हैं हमारे जवान। देश की रक्षा के लिए सरहद पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, जिससे दुश्मन की सभी चालें धरी की धरी रह जाती हैं। आज हम बात करेंगे आईटीबीपी फोर्स की। आईटीबीपी के जवानों को यूं ही हिमवीर नहीं कहा जाता, क्योंकि ये विषम परिस्थितियों में अपने पराक्रम से दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। देश जब प्राकृतिक आपदा से गुजरता है तो आईटीबीपी के जवान अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से मुसीबत में फंसे लोगों की उम्मीद बन जाते हैं। इन जाबाज जवानों की कड़ी मेहनत और साहस को देश का सलाम है, क्योंकि देश की रक्षा ही इनका धर्म है। आईटीबीपी का जवान कड़ी ट्रेनिंग से गुजरता है, जो आसान नहीं होती। उत्तराखंड की सुनहरी वादियों वाले ओली, जहां साल भर सैलानियों का मेला लगा रहता है, यहीं तैयार होते हैं भारत के ये हिमवीर। ओली के पर्वतारोहण स्कीइंग संस्थान MITS में आईटीबीपी के जवानों को कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। कितना टफ आप यहाँ पे लगातार चल रहे हैं, तो कितना टफ? वो प्रयास करते करते हो जाता है। शुरू में मतलब फिजिकली करना पड़ता है और शुरू में काफ़ी टफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम करते जाते हैं और बाद में बहुत इजी लगने लगता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो विषम परिस्थितियां हैं पहाड़ों की, उसके अनुरूप इन जवानों को डाला जाता है। ये संस्थान दूसरे सुरक्षा बलों के जवानों को भी प्रशिक्षण देता है। यहाँ जवानों को ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने, बर्फ में स्कीइंग करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब हालात या यूं कह लें कि मौसम प्रतिकूल होता है, तो इन्हें विषम मौसम के बीच कैसे जीवित रहना है, इसकी कला भी सिखाई जाती है। यहाँ पे आईटीबीपी के अलावा BPRND जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, इवन की कभी कभी आर्मी के जवानों को भी हम यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। चौहान साहब, एक आखिरी सवाल यह है कि जिस तरीके से हमारे पूरे इलाके की अगर बात करें तो आपदा प्रभावित है ये पूरा क्षेत्र, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो किस तरीके से मूवमेंट यहाँ से होते हैं, ट्रेनिंग के पार्ट क्या क्या हैं सर? अब विशेष तौर पर अगर आपदा को लेकर चलें। हमारे यहाँ पे एक रेस्क्यू टीम 24 घंटे तैयार रहती है। किसी भी प्रकार की आपदा आने पे, कहीं से भी हमें कोई भी कॉल आता है, तो आईटीबीपी ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, जो कि किसी भी प्रकार की आपदा आने पे सबसे पहले वहाँ पे रेस्क्यू के लिए पहुँचती है। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे अभी ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है। ट्रेनिंग यहाँ पे प्रत्येक जवानों को कराई जाती है, और ये वही आईटीबीपी के जवान हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में पहुँचते हैं, चाहे युद्ध हो, प्राकृतिक आपदाएं हों, और वहाँ पे विशेष तौर की ट्रेनिंग लेने के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे रहते हैं। आईटीबीपी के जवान सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी सबसे आगे रहते हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद जवानों को किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, बाढ़ हो या फिर एवलांच की घटना हो। लोगों की जान बचाने के लिए जवानों को तैयार किया जाता है।
5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में भयंकर तबाही हुई। पिछले कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन ने तेजी पकड़ रखी है। इसमें सेना के साथ मिलकर आईटीबीपी के जवान दिन रात रेस्क्यू के काम में लगे हैं, जहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। चमोली में आई कई प्राकृतिक आपदाओं में इस संस्थान का विशेष योगदान रहा है। चाहे वो 2013 की केदारनाथ आपदा हो या साल 2021 की चमोली में आई त्रासदी हो या फिर नंदा देवी पर्वत पर लापता हुए पर्वतारोहण दल को खोजने का अभियान हो, इन सभी में इसी संस्थान से ट्रेनिंग लिए जवानों ने जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया। तिब्बत सीमा पुलिस बल का ये पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान जो कि औली में है, ये 1978 का इंस्टीट्यूट है और बेसिकली यहाँ पे हम जो हमारे फोर्स के जवान हैं और लोग हैं, उन सबको हम यहाँ पे पर्वतारोहण और स्कीइंग की ट्रेनिंग देते हैं। ये भारतीय हिमवीर हर साल देश की सेवा में समर्पित रहते हैं और हर मुश्किल में लोगों को हौसला देते हैं। इसकी स्थापना साल 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हुई थी। ये भारत का एक अर्धसैनिक बल है जो 2488 किलोमीटर लंबी भारत तिब्बत सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।